जय गुरुदेव। प्राकृत विद्या के अध्ययन की श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। हम लोग प्राकृत व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और उस संबंध में हमारी जो यात्रा चल रही है, उस यात्रा के अंतर्गत प्राकृत में संधि की परिचर्चा हम कर रहे हैं और संधि के संबंध में आप सुन चुके हैं कि मुख्य रूप से 3 प्रकार की संधियों की बात हमें व्याकरण में देखने को मिलती है, जिसके भीतर स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। तो इन तीनों संधियों के विवेचन के अंतर्गत हम स्वर संधि की परिचर्चा आपके सामने कर रहे हैं, जिसमें से दीर्घ संधि की बात हो चुकी, गुण संधि की बात हो चुकी। आगे की संधियों के संबंध में हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए समझते हैं। तीसरे नंबर पे वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि कैसे होती है और प्राकृत में इसका कोई रूप है अथवा नहीं है, उसकी परिचर्चा करते हैं। आइए समझते हैं वृद्धि संधि को। तुम्हारे चरणों का गुरुवर मुझे सहारा मिले, तुम्हारे चरणों का गुरुवर मुझे सहारा मिले। तो वृद्धि संधि का अर्थ होता है अ और आ के बाद यदि ए ऐ आ जाए तो उसे ऐ होता है, और अ आ के बाद यदि ओ अथवा औ आ जाए तो उसे औ होता है। इतना ही हमारे को ध्यान रखना है। इसी को वृद्धि संधि कहा जाता है कि हमारे पास पूर्व पद में अ है अथवा आ है और पश्चातवर्ती पद में ए अथवा ऐ आ जाए तो उसको ऐ होगा, और उसमें पश्चातवर्ती पद में ओ अथवा औ आ जाए तो परिणाम औ होगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे सदा है, सदा में अंतिम स्वर आ है और इधर ए है, तो आ और ए मिलकर के ऐ बनते हैं, इसलिए सदा प्लस एव बनेगा सदैव। इसी प्रकार तथा प्लस एव बनेगा तथैव। उसी तरह परम औषध, देखिए म के अंदर अ है और इधर औ है, जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो बनेगा परमौषध। जल में अ है और इधर ओढ़ है, इन दोनों का जब संधि करेंगे तब बनेगा जलौघ। इसी को वृद्धि संधि कहते हैं। तो यह हुआ वृद्धि संधि का रूप। बात करते हैं प्राकृत में। तो प्राकृत में वृद्धि संधि का कोई प्रयोग नहीं होता। उसका कारण है कि ये जो ऐ और औ ये वृद्धि स्वर कहलाते हैं या संधि स्वर कहलाते हैं। हकीकत में तो प्राकृत में जो दीर्घ स्वर हैं उनका ही प्रयोग बहुत कम मात्रा में होता है। संधि स्वरों का प्रयोग तो बिल्कुल न के बराबर होता है। प्राकृत में ऐ का इस रूप में प्रयोग न हो करके वहां पर इस ऐ को ए कर दिया जाता है अथवा अ ई ऐसा कर दिया जाता है। इस औ को ओ कर दिया जाता है अथवा अ उ इस रूप में प्राकृत के अंदर इसको लिखा जाता है। तो अर्थ ये हुआ कि ऐ औ का प्रयोग प्राकृत में नहीं होता, अपितु इनका परिवर्तन करके उसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए वृद्धि संधि का कोई भी उदाहरण हमारे को प्राकृत व्याकरण के अंदर, प्राकृत साहित्य के अंदर देखने को नहीं मिलता। अपवाद स्वरूप मात्र कहीं कहीं ऐ और औ का प्रयोग प्राकृत के वैयाकरण ने स्वीकार किया है। जैसे कौरवा का कौरवा कई बार हमारे को प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अल्प मात्रा में ऐ औ का प्रयोग किसी कारणवश अपवाद स्वरूप देखने को भले मिल जाए, लेकिन सिद्धांत की बात करें तो प्राकृत के अंदर ये जो संधि स्वर हैं ऐ औ का प्रयोग वहां पर नहीं होता, और इसलिए हम इस बात को पुष्ट ढंग से कह सकते हैं कि प्राकृत के अंदर वृद्धि संधि का
कोई भी प्रयोग नहीं किया जाता। तो हम बात करते हैं यण संधि के संबंध में। तुम्हारे चरणों का गुरुवर मुझे सहारा मिले। तो स्वर संधि के अंतर्गत चौथे नंबर पे यण संधि है। और यण संधि की व्यवस्था जो हमें संस्कृत में देखने को मिलती है वो है कि ई के बाद अ आदि स्वर आ जाए तो संधि होने के बाद उसको य हो जाता है, और उ के बाद अ इत्यादि स्वर आ जाए तब संधि होने के बाद उसको व हो जाता है। इस प्रकार का जहां परिणाम घटित हो जाए उसी को यण संधि कहा जाता है। और ये जो यण संधि है ये सीधे प्राकृत में इसका प्रयोग नहीं होता, मात्र यण संधि के जो सिद्ध रूप संस्कृत में है उनका प्राकृत में परिवर्तित रूप हमारे को मिल जाता है। इसमें फर्क यही है, वृद्धि संधि के तो जो सिद्ध प्रयोग है वो भी हमारे को प्राकृत में देखने को नहीं मिलते, क्योंकि वहां पर आई औ का प्रयोग ही नहीं होता। किंतु यण संधि के जो सिद्ध प्रयोग हैं जो संस्कृत में हो रखे हैं उनका ध्वनि परिवर्तन करके जो भी रूप बनता है वो हमारे को प्राकृत में देखने को मिल जाता है। तो डायरेक्ट अगर हम कहें कि इस संधि का प्राकृत में कोई विधान है तो ऐसी कोई बात नहीं है। यण संधि का भी विधान प्राकृत के अंदर नहीं है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन इसके जो सिद्ध प्रयोग है वो परिवर्तित रूप से हमारे को व्याकरण में, प्राकृत व्याकरण में मिल जाएंगे। उसको हम आगे पढ़ेंगे भी। समझने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है अति प्लस अंत। देखिए अति में ई है और इधर और है, ई और जब मिल जाएंगे तो बन जाएगा यो। इसलिए अति अंत की संधि होने के बाद अत्यंत, यह हमारे लिए जाना पहचाना और परिचित पद है, अत्यंत हो जाता है। अब ये जो अत्यंत है ये विधान करने का सीधा सीधा कोई सिस्टम प्राकृत के अंदर नहीं है, किंतु ये जो अत्यंत पद संस्कृत का है इसके इस त्य का परिवर्तन करके प्राकृत में अत्यंत ऐसा रूप हमारे को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो अत्यंत है ये यहाँ पर अत्यंत बना। कैसे बना, कौन कौन से सूत्रों ने यहाँ पर काम किया, कौन कौन से नियम लगे, इन सब बातों को हम क्रमशः एक एक सूत्र का अध्ययन करते हुए समझेंगे। प्रारंभ में हमारे को संधि की परिचर्चा के अंदर कौन सी संधि का कैसा रूप होता है और प्राकृत में उसकी क्या स्थिति है इसको समझना भर हमारा उद्देश्य है। इसी का दूसरा उदाहरण देखें, यहाँ पर अनु में ऊ है और इधर ए शक्ति है। तो ऊ के साथ ए की जब हम संधि करेंगे तब संस्कृत में बन जाएगा अन्वेषति। ये संस्कृत का रूप हो गया। अब इस प्रकार का संधि विधान प्राकृत तो है नहीं, किंतु अन्वेषति का जो परिवर्तित रूप होता है वो प्राकृत के अंदर प्राप्त होता है। तो इसका जब परिवर्तन करेंगे, ध्वनि परिवर्तन करेंगे, सूत्र विधान करेंगे, तब इसका बनेगा अन्यसई अथवा अन्यसई। प्राकृत के अंदर ये वाला जो दंत्य न है इसका भी प्रयोग होता है और ये जो मूर्धन्य न है इसका भी प्रयोग होता है। महाराष्ट्री और शौरसेनी प्राकृत के साथ अधिक परिचय होने के कारण या पश्चिमी प्रांतों का प्रभाव अधिक होने के कारण अन्यसई वाले रूप का प्रचलन ज्यादा देखने को मिलता है। किंतु अन्यसई और अन्यसई ये दोनों प्रकार के रूप समान रूप से प्राकृत के अंदर प्रयुक्त हो सकते हैं। इन दोनों में कोई भी शुद्ध या अशुद्ध वाली बात नहीं है, ये दोनों ही प्रयोग होते हैं। मात्र दोनों के उच्चारण का जो क्षेत्र है उसका अंतर है। प्राय करके पूर्वी प्रांत में वहां पर न का उच्चारण होता है अर्थात दंत न का उच्चारण ज्यादा होता है, और पश्चिमी प्रांत में न का उच्चारण मूर्धन्य न का उच्चारण अधिक परिणाम में किया जाता है। मात्र ये अंतर है। तो यण संधि के बारे में भी हम समझ गए कि सीधे सीधे तौर पर प्राकृत में यण संधि का विधान नहीं है, लेकिन संस्कृत में जो यण संधि के सिद्ध रूप हैं उनका ध्वनि परिवर्तन करके प्राकृत के अंदर उनका प्रयोग किया जाता है, जिसको हम समझ चुके उदाहरणों से। और इसका प्रयोग जहां जहां पर व्याकरण के अंदर आएगा हम उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे।
अब हम समझते हैं अयादि संधि के संबंध में कि अयादि संधि क्या है और प्राकृत में इसका क्या विधान है अथवा नहीं है। तुम्हारे चरणों का गुरुवर मुझे सहारा मिले, लगा चरण से मुझे तू, मुझे किनारा मिले। तुम्हारे चरणों का गुरुवर मुझे सहारा मिले। तो स्वर संधि के 5वें भेद का नाम है अयादि संधि। और अयादि संधि के लिए आप समझ सकते हैं कि संस्कृत के विधान के अनुसार ए, ऐ, ओ, औ इन स्वरों के बाद में कोई भी स्वर आ जाता है तो उनकी संधि हो जाती है और उसी संधि को अयादि संधि कहा जाता है। इसके अंदर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब भी ए के बाद कोई स्वर आएगा तो परिवर्तन होगा अय के रूप में, ऐ के बाद स्वर आएगा तो परिवर्तन होगा आय के रूप में, ओ के बाद स्वर आएगा तो उसका परिवर्तन औ के रूप में होगा और औ के बाद जो स्वर आ जाए तो वहां पर परिवर्तन आव के रूप में देखने को मिल जाता है। ये जो संधि विधान है ये भी प्राकृत के अंदर नहीं होती, अर्थात इस प्रकार का विधान भी प्राकृत के अंदर नहीं। तो इस बात को उदाहरण से समझने के लिए जैसे 2 उदाहरण यहाँ पर मैंने लिख लिए हैं। लक्ष्य आनंद अर्थात लक्ष्मी का आनंद। अब यहाँ पर देखिए ए है और ए के बाद आ है, तो इस विधान के अनुसार यहाँ पर संधि की संभावना है, लेकिन प्राकृत में इस संधि का प्रयोग नहीं होता, अर्थात इस संधि का निषेध प्राकृत के अंदर किया गया है। ये वाली संधि वहां पर नहीं होती, इसलिए हमारे को यहाँ पर अगर इन दोनों पदों को हम इकट्ठा कर भी देंगे तो इस रूप में हम लक्ष्य आनंदों को लिखेंगे, अर्थात दोनों रूप मिलकर के एक पद हो भी जाए तब भी हमारे को इस रूप में वहां पर इसको लिखना होगा, अर्थात ये वाली संधि का प्रयोग प्राकृत में नहीं होता। इसी प्रकार आप देख सकते हैं अहो अक्षर, यहाँ पर ओ है और इधर अ है, तो यहाँ पर अयादि संधि की बिल्कुल संस्कृत के विधान के अनुसार संभावना थी, किंतु प्राकृत में यह संधि नहीं होती, इसलिए अहो अक्षरियम इन दोनों पदों को भी जब हम एक पद के रूप में व्यवस्थित करेंगे तो अहो अक्षरियम इस रूप में हम इसको लिखेंगे, अर्थात अहो आश्चर्य है, ऐसा इसका अर्थ होगा। तो अयादि संधि की भी हमने चर्चा कर ली। तो ये मुख्य रूप से 3 संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये प्राकृत में नहीं होती। अब बात करते हैं पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृति भाव इत्यादि, ये वाले जो प्रयोग हैं ये हमारे को प्राकृत में देखने को मिल जाते हैं। आइए समझते हैं कि उनका कैसा रूप हमारे को प्राकृत साहित्य के अंदर प्राप्त होता है। तो आइए समझते हैं पूर्व रूप को। पूर्व रूप शब्द से स्पष्ट है कि 2 पदों में जब बाद वाले पद के ऊपर पहले वाले पद का प्रभाव पड़ जाए तो उसको पूर्व रूप कहें। तो यहाँ पर 2 पदों की बात करें तो अगले पद के ऊपर अर्थात बाद वाले पद के ऊपर पहले पद का प्रभाव, जो प्रथम पद है उसका प्रभाव बाद वाले पद के ऊपर पड़ जाए उसको हम कहेंगे पूर्व। अर्थ ये हुआ कि प्रथम पद ने बाद वाले पद के ऊपर अपना प्रभाव डाल के अपना रूप उसको दे दिया, अर्थात पहले पद का पूरा प्रभाव बाद वाले पद के ऊपर हमारे को दिखने लग जाए, तब वहां पर कहेंगे कि ये संधि का पूर्व रूप नामक स्वरूप है। जैसे उदाहरण से समझने के लिए यहाँ पे देखिए फा से अहियाशय, ये 2 पद है। फा से अहियाशय, इन दोनों पदों की जब हम संधि करेंगे तो हो जाएगा फा से हियाशय। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ही से पहले अ है, ये वाला अ यहाँ पर चला गया कहिए, या इसके ऊपर इस पद का प्रभाव पड़ गया, यहाँ पर ये वाला अ हट गया और ये जो स के अंदर ए है वो यथावत यहाँ पर कायम रहा। तो ये इस रूप में हम इसको समझ सकते हैं कि प्रथम पद ने बाद वाले पद के ऊपर अपना प्रभाव डाला, इसलिए बाद वाले पद के भीतर में कुछ
चेंज हुआ, कुछ अंतर हुआ, यहाँ पर जो अ था उसको जाना पड़ा, लेकिन इसका कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, इसका कुछ बिगड़ा नहीं। तो पहला पद स्ट्रॉन्ग रहे, बाद वाले पद के ऊपर अपना प्रभाव डाले, उसको हम पूर्व रूप कहेंगे। इसी प्रकार बालो अवरक्षे, ये दो पद हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे जब इसकी संधि हो जाएगी तो बन जाएगा बालोवरक्षई, अर्थात यहाँ पर भी ये जो अ है इसका लोप हो गया, और ये जो ओ है फिर यथावत कायम रहा। पूर्व पद का पश्चातवर्ती पद के ऊपर अपना पूरा का पूरा प्रभाव पड़ा, इसको हम पूर्व रूप कहेंगे। उत्तराधारी सूत्र के अंदर ये वाला उदाहरण हमारे को देखने को मिल जाता है। सुनिया अभाव, अर्थात अभाव को सुनकर, अर्थात उसके बुरे परिणाम को सुनकर। तो यहाँ पर सुनिया अभावम, यहाँ पर ये पूर्व पद हुआ और ये पश्चातवर्ती पद हुआ। जब इसकी संधि करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे सुनिया अभावम, इस रूप में हमारे को देखने को मिल जाता है। ये जो पूर्व रूप है, कहीं कहीं संस्कृत के अंदर भी ऐसा देखने को मिलेगा आपको कि अ के लिए एक अवग्रह चिन्ह और आ के लिए दो अवग्रह चिन्ह हमारे को देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ये जो अ है ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, लेकिन साइलेंट हो जाता है, दिखता नहीं है लेकिन पता चलता है कि वो है। ये यहाँ पर प्रत्यक्ष न दिखे लेकिन ये बोध होता रहे कि यहाँ पर अ लुप्त रूप में है, उसी के लिए ये वाला अवग्रह चिन्ह लगाया जाता है। तो इस प्रकार की संधि के भीतर में जहां पर अ का लोप हो जाए वहां पर एक अवग्रह चिन्ह, और जहां पर आ का लोप हो जाए वहां पर दो अवग्रह चिन्ह लगाने की परंपरा है। तो ये जो अवग्रह चिन्ह है सब स्थानों पर नहीं लगता, कहीं कहीं जहां पर अ की हल्की सी झलक दिखनी चाहिए या उसका बोध होना चाहिए, इस प्रकार की बात जहां पर लगती है वहीं पर अवग्रह चिन्ह प्रतीत होता है। अन्यथा जैसे यहाँ पर फासे या से बालो वरज्झई, यहाँ पर इसका इस अवग्रह चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, किया जा सकता है। करने से थोड़ा स्पष्ट हो जाता है कि वहां पर अवग्रह के रूप में अ मौजूद है, और नहीं भी करेंगे तो संधि होने के बाद जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता है तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर ये जो अ है ये लुप्त हुआ है या वो शांत हुआ है, किसी भी रूप में समझें। तो ये पूर्व रूप हुआ कि अगले पद के ऊपर अपना प्रभाव जब डाल देता है पहले वाला पद, तो उसके प्रभाव को देखते हुए उस संधि को पूर्व रूप कहकर के पुकारा गया है। अब स्वर संधि के अंदर बचते हैं पर रूप, प्रकृति भाव और अव्यय संधि, और इसके बाद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इन संधियों की चर्चा करने के बाद फिर हम पंचम सूत्र से व्याकरण की जो हमारी यात्रा है उसको पुनः आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये संधि का प्रकरण था और संधि के बारे में प्राकृत के वैयाकरणों में बहुत ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं की। वहां पर संकेत कर दिया गया है कि संस्कृत के अनुसार ही संधि विधान को समझ लिया जाए, और साथ में प्राकृत के वैयाकरणों ने स्पष्ट कहा कि प्राकृत के अंदर जो भी संधि का हम प्रयोग करेंगे वो वैकल्पिक संधि होगी, अर्थात यहाँ पर संधि करना अनिवार्य नियम नहीं है। जहां पर अपेक्षित लगे आप वहां पर संधि कर सकते हैं, और जहां आपको लगे कि बिना संधि के भी हम आगे बढ़ सकते हैं तो यहाँ पर उसकी भी छूट आपको प्राप्त हो जाती है। संधि करना, जैसे संस्कृत के अंदर संधि जहां पर होनी चाहिए अगर वहां पर संधि नहीं करते तो दोष माना जाता है, प्राकृत के अंदर ये बात नहीं है। प्राकृत के अंदर अगर आप संधि करते हैं तो भी अच्छा, नहीं करते तो भी अच्छा। तो पूर्व रूप तक की संधि के बारे में हमने चर्चा कर लिया। आगे के भेद प्रभेदों के संबंध में अगले पाठ के अंदर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। अवश्य इस प्रकार से इन पाठों को देखते रहें, प्राकृत भाषा और व्याकरण को सीखते रहें, अपने ज्ञान को पुष्ट बनाते रहें। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखें, जब तक धर्म हमारे साथ है तब तक हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, प्रसन्न हैं। जिस दिन धर्म छूट जाता है उस दिन सब कुछ हमारे जीवन से चला जाता है। कुछ भी हो जाए धर्म को कभी छूटने न दें, भगवान का नाम कभी छूटने न दें।
आपके ऊपर परमात्मा की कृपा और आशीर्वाद हमेशा बरसते रहे, यही मेरी सद्भावना मंगल कामना है। आप सबके भीतर विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।